सभी 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान 26 फरवरी को किया गया था। सवाल तो बड़ा ये भी है कि पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए, इस बार 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। आसाम में 3 चरणों में चुनाव हुए और जो नतीजे हैं, जैसा कि लगातार हम आपको बता भी रहे कि तमाम राज्यों के जो यहाँ पर चुनाव होंगे, इन 5 राज्यों के जो नतीजे हैं वो एक साथ 4 मई 2026 को तय हो जाएगा कि सरकार किसकी बनने वाली है। जनता का जनादेश क्या है, ये 4 मई को पता चलेगा। अलग अलग तारीख जो है वो ऐलान कर दिया गया है। असम, केरल, पुडुचेरी में सिंगल फेज में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और तमिलनाडु में 23 अप्रैल, जबकि बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को वोटिंग होगी। कुल मिलाकर अगर आप कैलेंडर को देखें तो जो असम, केरल और पुडुचेरी है, यहाँ पर अब महीने भर का भी वक्त नहीं बचा है चुनाव के लिए। और तमिलनाडु, बंगाल जो है वहाँ पर 23 और 29 अप्रैल को, जबकि तमिलनाडु में 23 अप्रैल को, यानी एक फेज में। मतलब आप ये मानकर चलिए कि जो चुनाव के नतीजे हैं वो 4 मई को जरूर आएंगे, लेकिन उससे पहले तैयारी पूरी कर ली गई है और जो तारीखों का ऐलान है वो कर दिया गया है। मतलब अब आचार संहिता इन राज्यों में लागू हो चुकी है चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से ये आगे जो चुनाव आयोग है इसको लेकर जाएगा। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात और चैलेंज ये भी रहेगा कि तमाम जगहों पर शांतिपूर्ण चुनाव कराना। खास करके अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करें तो ये वो राज्य है जहां पर कभी भी चुनाव शांति से नहीं होते। कुछ ना कुछ यहाँ पर वो तस्वीरें सामने आती हैं जो काफ़ी डिस्टर्बिंग होती हैं। तो बड़ी चुनौती रहने वाली है चुनाव आयोग के लिए भी यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव को कराना। और फिलहाल आपको बता दें कि अब जो तारीखों का ऐलान है वो हो चुका है और तमाम पार्टियां तैयारी तो पहले से ही कर रही हैं। और रैनिक दत्ता मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए। रैनिक, देखिए, पश्चिम बंगाल में पिछली बार 8 चरणों में चुनाव हुए थे, इस बार 2 चरणों में चुनाव होंगे और नतीजे 4 मई को आने हैं। आखिरकार वो क्या बदलाव होंगे जो किए गए होंगे, जो ये बड़ा फैसला चुनाव आयोग की तरफ से लिया गया है? कहां 8, कहां 2? हाँ, एकदम देखिए, पिछले बार पश्चिम बंगाल में देखा गया था कि 8 चरणों में चुनाव हुआ था, मगर इस बार 2 चरण में चुनाव करने का फैसला इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन का ये जो डिसीजन, इसमें आप देखेंगे कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, ये 2 डेट दिया गया है इलेक्शन के लिए। यानी अभी भी 1 महीना करीब और 8 दिन अभी भी हाथ में है इलेक्शन होने पर। और ये टाइम पीरियड इलेक्शन कमीशन को चाहिए ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल में एसआईआर का जो फाइनल लिस्ट निकल चुका है, मगर अभी भी अंडर एजुकेशन में अभी भी करीब 50 लाख के ऊपर लोगों का नाम है। यानी एसआईआर का जो प्रक्रिया वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, लाखों के ऊपर लोग, यानी अभी तक इलेक्शन कमीशन का सूत्र खबर है कि जो 60 लाख के ऊपर लोगों का नाम एजुकेशन में था, उनमें से करीब 15 लाख के ऊपर लोगों नाम का जो सुनवाई वो कंप्लीट हो चुका है, उनका नाम ऐड हो चुका है। मगर अभी भी 35 लाख के ऊपर लोगों का नाम ऐड नहीं हुआ है। 35 लोगों का भविष्य क्या होगा, क्या वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएंगे या उनका वोटर कार्ड कैंसिल हो जाएगा, ये डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। तो फिलहाल में ये इलेक्शन अगर पहले डिक्लेयर हो जाता तो इसमें प्रॉब्लम का सामना इलेक्शन कमीशन को करना पड़ता था। मगर दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में अभी भी 1 महीने 8 दिन के ऊपर टाइम है। अच्छा रैनिक, ये बात आप पूरी करिएगा जरूर, लेकिन एक बात मुझे ये भी बताइए, क्या पश्चिम बंगाल में ये जो चुनाव का जो हेरफेर किया गया, मतलब कि अगर चरणों का देखा जाए, कहाँ 8 चरण, कहाँ 2 चरण, क्या इसीलिए भी कि हिंसा कम से कम हो? क्योंकि पश्चिम बंगाल वो राज्य रहा है रैनिक जहां कभी भी चुनाव बिना हिंसा के संभव नहीं हो पाता, मतलब कुछ ना कुछ चीजें होती है वहां पर। क्या इसलिए भी ये एक बड़ा निर्णय लिया गया है कि 2 चरण में होगा तो कम से कम जो है एंगेजमेंट होगी और इन 2 चरणों में चुनाव को संपन्न करा लिया जाएगा? हाँ, देखिए, ये भी हो सकता है, क्योंकि देखिए 8 चरण में अगर इलेक्शन होता है, इसके पहले भी देखा गया था 8 चरण में जब हुआ था, तब भी वो हर एक फेज में इलेक्शन के टाइम में हिंसा का घटना सामने आया था। और अभी 2 फेज में 2 चरणों में करने का जो डिसीजन लिया गया है, इसमें आप बोल सकते हैं कि जोन वाइज एक प्लानिंग भी हो सकता है इलेक्शन कमीशन का, क्योंकि अगर कोई किसी भी तरीके का हिंसा का घटना हो तो उसमें रोकने के लिए जो फोर्सेस चाहिए, जो जिस परिवार में फोर्स चाहिए, वो फोर्स लोकल एरिया में मिल जाए, उसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन का नजर है। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल के साथ साथ और भी जो स्टेटों का इलेक्शन
इलेक्शन होने जा रहा है, उन लोगों का डेट के साथ पश्चिम बंगाल का चुनाव का जो तारीख उसमें क्लैश ना हो, इसके ऊपर भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से ध्यान दिया गया है। एक तरफ असम का अगर बात किया जाए तो 9 तारीख जब इलेक्शन हो रहा है, ठीक उसी टाइम पर पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है 23 तारीख, यानी फोर्सेस डिप्लॉयमेंट अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन इसके पहले से ही इलेक्शन डिक्लेयर होने के पहले से ही प्रिपरेशन ले लिया था। इस महीने के शुरुआत में मार्च का एक तारीख की पश्चिम बंगाल में करीब 480 कंपनी के ऊपर फोर्स डिप्लॉय कर दिया गया था। और अभी ये जो चुनाव होने जा रहा है, इस चुनाव में भी हिंसा का घटना कम से कम हो, इसके ऊपर ही इलेक्शन कमीशन का नजर है। और उसके साथ साथ ही अगर देखा जाए तो पूरा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हिंसा का घटना हुआ है पिछले टाइम से, उसके ऊपर ध्यान रखते हुए ये 2 चरणों में चुनाव का डिसीजन ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया गया है, ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है रैनिक, और कहीं ना कहीं अच्छा देखिए, ये जो चुनाव है बाकी राज्यों की अगर आप बात करें तो तमाम जो राज्य वहां पर एक एक चरण में चुनाव हो रहा है। अच्छा, फेज 1 जो है उसमें 152 और 142 ये आंकड़ा रखा गया है। अगर इन सीटों के बंटवारे को देखें रैनिक, तो कौन सा फेज किसके लिए सबसे मुश्किल लग रहा है? देखिए, फर्स्ट फेज में 152 सीट रखा गया है और दूसरा फेज में 142 सीट रखा गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का अगर पिछले साल के साथ तुलना किया जाए, पिछले चुनाव के साथ अगर तुलना किया जाए तो इसमें पहला चरण में जो नॉर्थ बंगाल साइड होने वाला है, नॉर्थ बंगाल चुनाव जो होने वाला है उसमें बीजेपी बहुत ही उनका जो संगठन, बीजेपी का जो ग्राउंड लेवल वर्कर, ग्राउंड लेवल जो काम वो नॉर्थ बंगाल में सबसे ज्यादा हुआ है। तो बीजेपी के लिए फर्स्ट फेज का चुनाव जो है वो एक पॉजिटिव साइड हो सकता है। मगर दूसरी तरफ सेकेंड फेज में जो 142 सीट है, इसमें अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का मेन हिस्सा यानी साउथ बंगाल का हिस्सा कोलकाता और उसके साथ नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, ये 2 जगह बहुत ही इंपॉर्टेंट है तृणमूल कांग्रेस के लिए भी। अगर देखा जाए तो नॉर्थ 24 परगना जो सबसे बड़ा एरिया बोला जाता है पश्चिम बंगाल का पूरा इलेक्शन डिपेंड करता है 2-3 डिस्ट्रिक्ट के ऊपर। उसमें पहला तो है मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बीच में बहुत ही अच्छा टासल चलता है हर वक्त, क्योंकि पिछले बार भी देखा गया था मेदिनीपुर का नंदीग्राम से ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी फाइट हुआ था। और ठीक है, आप रहिए रैनिक मेरे साथ, हम आगे भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ कांग्रेस नेता सैयद इकबाल अहमद साहब भी जुड़ गए, बहुत स्वागत है सर आपका। सर, ये जो पूरी तारीख आई है इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि तमाम राज्यों में तो एक फेज की बात हुई है, लेकिन पश्चिम बंगाल जहां पिछली बार चुनाव 8 फेज में हुए थे, इस बार 2 फेज में हो रहे। क्या आपको लग रहा है कि चुनाव आयोग ने ऐसी तैयारी कर ली होगी जो 2 फेज में पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में चुनाव हो जाएंगे? ये सवाल हमसे किया आपने? जी सर। देखिए, चुनाव आयोग तो एक तो निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश करे, क्योंकि ये हमारी मांग है, क्योंकि निष्पक्ष चुनाव हो नहीं पा रहा है। और राहुल जी बार बार इस बात को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी बात को रखा उन्होंने सबके सामने, जनता के सामने, और लोगों को आगाह भी किया है कि चुनाव आयोग जिस तरीके से बीजेपी की कठपुतली बन के काम कर रहा है, तो वो चीजें नहीं हो तो अच्छा होगा, क्योंकि लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव होना ये एक एक जनता का अधिकार है, एक एक वोट जनता का अधिकार है, वोट डालना और सही जगह वोट डालना, क्योंकि वोट जब सही जगह पड़ता है तो सही रिजल्ट आता है। लेकिन चुनाव आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है अपना, बीजेपी का रिमोट कंट्रोल बन के काम कर रहा है, तो इससे हमें थोड़ा सा शंका है कि चुनाव आयोग फिर ना ऐसा कोई खेल खेले कि बीजेपी के हाथ में फिर बागडोर देने की कोशिश करने। अच्छा सर, 5 राज्यों में चुनाव है, तारीखों का ऐलान तो हो चुका है, ये तो पहले से ही था तय कि चलिए चुनाव होंगे इस तरीके से। कितने तैयार है 5 राज्यों के लिए, और क्या 5 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ेंगे सर, या फिर किसी के साथ गठबंधन होगा? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो हर तरह से तैयार है, क्योंकि जनता की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। जनता के बीच राहुल जी खुद जा रहे हैं, उन्होंने ये बात कही कि देश में एक मोहब्बत की दुकान खोली और मोहब्बत का पैगाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, मजलूमों की लड़ाई लड़ रहे हैं, किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, जिस तरीके से भ्रष्टाचार बीजेपी ने चरम सीमा पे कर रखा है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हम ये लड़ाई सामने लेके जाएंगे जनता के सामने, और हम उसी मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे, लोकल मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे जिस प्रदेश में चुनाव है, और हम अपनी बातों को उनके सामने रखेंगे। सर, मेरा सवाल ये भी था इकबाल अहमद साहब कि आप जो इन 5 राज्यों में चुनाव लड़ेंगे, क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या फिर आपका गठबंधन होगा? बिल्कुल, जहां हमारे गठबंधन के लोग हमसे जुड़े हुए हैं हम उनके साथ चुनाव लड़ेंगे।
जहां हमें अकेला लड़ना है हम वहां अकेला चुनाव लड़ेंगे। तो सर अभी ये क्लियर नहीं हो पाया है कि आप लोग कहाँ पे साथ में लड़ रहे हैं, कहाँ पर अलग चुनाव लड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी 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 आपको मैं बताऊं कि केरला में हो चाहे आसाम हो चाहे बंगाल हो, तो अभी हमारा 1-2 दिन में सारी चीजें सामने आ जाएंगी और हमारे बड़े शीर्ष नेतृत्व इस पर बात कर रहा है, मीटिंग चल रही है। 1 से 2 दिन में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सर आपको नहीं लगता लेकिन कि यही चीजें हैं जो कहीं ना कहीं देर हो जाती है इससे, क्योंकि अगर आप जितना देर करेंगे उतनी देर में आप जनता के बीच में पहुंचेंगे, उतनी देर में आपको ये जनता के बीच में मैसेज देने में लगेगा कि आप किसके साथ चुनाव लड़े। आखिरकार जनता के पास भी तो ये क्लियर मैसेज होना चाहिए ना कि उसके पास कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है लड़ने के लिए। नहीं, हमारी चीजें सब साफ है, क्लियर है। हम किसके साथ चुनाव लड़ेंगे हमारे अंदरूनी मामला और हम कर चुके हैं। हम ये सारी चीजें तैयार करके रखे हुए हैं, ब्लूप्रिंट तैयार है, बस उसको हमें सामने लाके देना। अच्छा सर, मतलब ब्लूप्रिंट तैयार है, जनता के सामने बस लाने की देरी है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा सर, कौन से वो सबसे बड़े मुद्दे होंगे जो आप लोग इस बार लेकर आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं कि बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, किसान बेहाल है उसका सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकल, हर प्रदेश में एक लोकल मुद्दा होता है जिस मुद्दे की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। तो एक लोकल मुद्दा और युवाओं को रोजगार न देने का, और जिस तरीके से जहरीले बोल निकल रहे हैं लोगों के और मोहब्बत को दूर किया जा रहा है, देश को खंड खंड में बांटने की कोशिश की जा रही है बीजेपी के द्वारा, तो उसको एक जोड़ने की कोशिश की जा रही है। राहुल जी एक मोहब्बत का पैगाम देना चाहते हैं और सबको एक गुलदस्ते में पिरो के रखना चाहते हैं। यही हमारी लड़ाई है। ठीक है, आप सर रहिए हमारे साथ, मेरे सहयोगी रैनिक भी हैं। रैनिक देखिए, बात हो रही थी इकबाल अहमद साहब से, पश्चिम बंगाल के जो पूरी तमाम चीज़ों को देखा जाए, जिस तरह से पार्टियां जो हैं वो उतरती हैं, ऐसे में अब देखना तो ये है कि कौन सी पार्टी किसके साथ उतरती है, क्योंकि टीएमसी का जिस तरीके का रहा है रवैया, टीएमसी तो किसी के साथ नहीं लड़ेगी, ये बात तो तय है। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी और सबके लिए अपनी अपनी चुनौती है। पश्चिम बंगाल के लिए वो कौन से मुद्दे हैं रैनिक जो इस बार सबसे बड़े उभर कर सामने आएंगे? देखिए, पश्चिम बंगाल में अगर बात किया जाए तो मुद्दा का तो अगर देखा जाए तो इसमें करप्शन का इशू जैसे है, उसी तरीके से अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में महिला सुरक्षा, नौकरी नहीं मिलना और उसके साथ साथ ही पश्चिम बंगाल छोड़कर लोगों का बाहर चला जाना, ये एक बड़ा मुद्दा होने वाला है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आरजी और अस्पताल का घटना के बाद और संदेशखाली जैसे घटना होने के बाद पश्चिम बंगाल में नारी सुरक्षा को लेकर भी सवाल बहुत सारे बार उठाए हैं। नारी सुरक्षा को लेकर एक तरफ जब जो विरोधी पक्ष है उनके तरफ से सवाल उठाया जाएगा, उनके तरफ से जब ये मुद्दे को उठाया जाएगा, दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस भी तैयार है काउंटर करने के लिए, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस का इस चुनाव में सबसे बड़ा हथियार होने जा रहा है तृणमूल कांग्रेस का कुछ प्रोजेक्ट राज्य सरकार की तरफ से दिया गया है, जैसे कि लक्ष्मी भंडार, जैसे कि युवा साथी, और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो आज एक चुनाव ऐलान होने के पहले ही ममता बनर्जी की तरफ से, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया है कि टीए का पैसा के लिए लगातार आंदोलन चल रहा था, लगातार रस्ते में प्रोटेस्ट चल रहा था, सरकारी जो कर्मी है वो लगातार रस्ते में बैठे थे, उन लोगों का टीए देने का ऐलान भी अभी गवर्नमेंट की तरफ से किया गया है कुछ देर पहले ही, यानी चुनाव डिक्लेयर होने के पहले मास्टर स्ट्रोक ममता बनर्जी की तरफ से दिया गया है। यानी एक तरफ जब लगातार तृणमूल कांग्रेस के ऊपर जो आरोप विरोधी पक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था, तो बीजेपी की तरफ से लगातार जिस तरीके से करप्शन इशू को हथियार किया जा रहा था, जिस तरीके से महिला सुरक्षा का इशू को हथियार किया जा रहा था, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, ठीक उसी टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से कुछ चीजों को हथियार किया जाएगा बीजेपी के खिलाफ में। उसमें पहला जो मूवमेंट होगा वो होगा एसआईआर को लेकर। जिस तरीके से पहले दिन से ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रहा था, अब कुछ दिन पहले तक भी देखा गया था कि ममता बनर्जी धरने में भी बैठ गए थे एसआईआर मुद्दे पर, और अभी भी एसआईआर का जैसे कि मैं कह रहा था कि 35 लाख के ऊपर लोगों का अभी तक एजुकेशन में है, यानी उन लोगों का अभी तक हुआ है, वो लोग चुनाव में पार्टिसिपेट कर पाएंगे कि नहीं। तो इसमें ममता बनर्जी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप